गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राखी कुमारी आदित्य प्रकाश जलान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से आप सबों का मेरे क्लास में स्वागत है। मैं जैसा कि आप लोगों का इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत हमेशा क्लास लेते आ रही हूँ, आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण की जो दूसरी लहर है, ये तूफान बनकर खड़ी है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे हमें लड़ना है, डरना नहीं है और हमें अनुशासित एवं धैर्य रखकर काम करना है। हम अपने शिक्षण कार्य को बाधित ना करें, इसके लिए घर बैठकर हम शिक्षा से लाभान्वित हों। तो कोर्स 10 के अंतर्गत यूनिट 3 में हमारा आज का शीर्षक है विशेष शिक्षण विधियाँ, है ना। वैसे तो हम बहुत से शिक्षण विधियाँ देखते आए हैं, स्पेशल टीचिंग मेथड। तो हम बहुत सारे शिक्षण मेथड देखते आए हैं, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, डिस्कशन, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड विधि, ये सब हम लोग देखते आए हैं। तो आज हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष शिक्षण विधियाँ के बारे में जानना है और आज हम इसी शिक्षण विधियाँ पर आप सबों का क्लास में चर्चा देने जा रहे हैं, जिसको आप वीडियो के माध्यम से घर बैठे देख सकते हैं। वैसे विकलांगता में मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से असक्षम होना एक दोष होता है। विकलांगता में क्या होता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से असक्षम होना एक दोष है। बालक इस दोष के कारण ही क्या करता है, सही गति लिखने, पढ़ने, बोलने, खेलने तथा पर्याप्त सामाजिकता की उपलब्धि की कठिनाइयां हैं, उसे क्या करते हैं, ये विकलांग बालक अनुभव करते हैं। वे अपरिचित वातावरण क्या करते, उन्हें अगर अपरिचित वातावरण और तीव्र गति से अगर कार्य करना है तो विकलांग असमर्थ लोगों की गति में प्रायः क्या होता है, प्रायः बढ़ा देता है। जो ऐसे विकलांग बालक हैं, वे अगर अपरिचित वातावरण में जाते हैं और उन्हें अगर तीव्र गति से कार्य करना होता है तो उनकी कार्य में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। ठीक है, तो आज हमारा क्या टॉपिक है, विशेष शिक्षण विधियाँ। वैसे देखा जाए तो भारत में क्या है, आज़ादी के पश्चात केंद्र सरकार और अन्य जो केंद्रीय गैर सरकारी संगठन है, केंद्र सरकार तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों ने इस दिशा का क्या किया, विकलांगता का शिक्षा के बारे में क्या किया कि कैसे विकलांग लोगों को शिक्षा, कैसे हम उनकी शिक्षण विधियां नए तरीके से उन्हें हम सही गति में सही प्रयास उन्हें शिक्षा की ओर दे। तो ये दिशा में प्रयास आरंभ किया। तो यह विचार बना कि शारीरिक व मानसिक रूप से जो ग्रस्त बालक हैं, उनके लिए विद्यालय खोले जाए। जो शारीरिक रूप से अपंग है, अपाहिज है, विकलांग है, उनके लिए क्या किया जाए, विद्यालय खोले जाए और इनको अलग से शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों के अनुसार क्या हुआ, जो बालक शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक ग्रस्त नहीं है, उनको सामान्य बालकों के साथ क्या किया गया, जो सामान्य बालकों के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसा उनका विचार बना कि इनको सामान्य बालकों के साथ जो ग्रसित बालक है उनको शिक्षा देना है, ताकि वे क्या करें कि जो सामान्य बालक है उनको देखकर, है ना, उनकी क्रियाकलाप को देखकर जो अपंग अपाहिज बालक है सामान्य बालकों के साथ रहकर सीखें, समाज के अनुरूप वे अपने आप को ढालने का प्रयास करें। और ऐसा करने से क्या करें, उनका विचार क्या होगा, वैसे बालकों का क्या विचार है, वे अपने आप को हीन भावना ना समझे और सामान्य बालकों के साथ वह स्वयं को क्या करे, स्वयं को क्या समझेंगे, अपने आप को समाज से अलग नहीं समझेंगे और उनका क्या होगा, समाजीकरण, इस तरह से उनका समाजीकरण हो जाएगा। समाजीकरण के स्टेज हम बार बार आप लोगों को बताएं कि मौखिक अवस्था भी है
और शैशव अवस्था है, तदात्मीकरण है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था। तो ये सारी अवस्थाओं में व्यक्ति क्या करता है, मानव का क्या काम है, सीखना। समाज के अनुरूप जैसे ही मानव शिशु एक जन्म लेता है तो वो शैशवावस्था से प्रारंभ होकर प्रौढ़ावस्था तक वो क्या है, जन्म से मृत्यु तक सीखने का कार्य करता है और समाज में रह के, कहने का मतलब कि अनुकूलन करने का प्रशिक्षण देना। जैसा अनुकूलन समाज के अनुरूप रहेगा वे उसको क्या करेंगे, वैसे बालकों का प्रशिक्षण होगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वैसे बालक का क्या करना है, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हम क्या करेंगे, उन्हें एक विशेष शिक्षण विधियां प्रदान की जाएगी। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति का क्या होता है, समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति का सीखा हुआ व्यवहार प्राप्त करते हैं और विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा तथा कक्षा प्रबंधन। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है उनकी क्या है, कक्षा कक्ष क्लासरूम कैसे मैनेजमेंट हो, उसको एक विशेष सावधानी का उपयोग करना चाहिए। क्लासरूम में संस्कृति, अध्यापक के क्लासरूम में जो उनका संस्कृति है, क्लासरूम का जो संस्कृति अध्यापक के आचार विचार चरित्र पर निर्भर करता है। और एक क्लास में क्या होते हैं, एक क्लास में देखा जाए तो प्राय विभिन्न मानसिक स्तर के बालक होते हैं, मंद बुद्धि के भी होते हैं, तीव्र बुद्धि के भी होते हैं, तो श्रवण बाधित भी बालक होते हैं, वाणी दृष्टि बाधित भी बालक हो। तो विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के बालक पाए जाते हैं और सभी बालकों की क्या है, विशेषताएं असमान होती है। तो किसी छात्र में, यहाँ तक आप लोग समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट है शिक्षण विधियां की अवधारणा, कि हम कैसे कैसे इन लोगों को शिक्षण विधियां कैसे कैसे बालकों को हमें देना है। तो किसी छात्र में श्रवण दोष होता है, सुनने की, तो कोई छात्र में दृष्टि दोष होता है, कोई छात्र में श्रवण दोष से कोई ग्रसित रहते हैं, तो कोई दृष्टि दोष, कोई देखने से ग्रसित रहते। इस प्रकार की जो ग्रसित बालक हैं उनके लिए क्या हमें करना पड़ता है, समाकलित या समावेशी स्थिति में, है ना, एक में समावेश करने की स्थिति में छात्रों को हमें क्या करना पड़ता है, छात्रों की शिक्षा को प्रदान करना पड़ता है। और यह हमारे लिए क्या है, एक कठिन कार्य होता है। ये कठिन कार्य होता है कि ऐसे बालकों के लिए हम कैसे प्रशिक्षित होकर ऐसे बालकों को हम कैसे, किन टीचिंग मेथड के द्वारा हम इन्हें पढ़ाएं। और इन्हें ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमें क्या करना है, क्लास में प्रभावी बनाने का प्रयास करना है। आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं, कैसे हमें ऐसे विकलांग बच्चे और विकलांग बच्चों के लिए कैसे हमें क्लास को प्रयास करना है, प्रभावी बनाने का प्रयास कैसे लाना है। पहला क्या है, शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, सरल व रोचक हो। द टीचिंग मेथड शुड बी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। शिक्षण की गति क्या है, धीमी होनी चाहिए। शिक्षण की गति कैसी होनी चाहिए, मंद गति होनी चाहिए। द पेस ऑफ लर्निंग शुड बी स्लो। शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। एग्जाम्पल, शिक्षण में जैसे बीच बीच में जो शिक्षण की गति रहती है हम उसे क्या करेंगे, बीच बीच में विभिन्न तरह के उदाहरणों से प्रभावित करेंगे। तो शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। एग्जाम्पल शुड बी यूज्ड फॉर मोर इन टीचिंग। अभ्यास अधिक कराना चाहिए, उन्हें बार बार क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस, अभ्यास उन्हें नित्य नए नए तरीके से उन्हें कराना चाहिए। प्रैक्टिस शुड कम मोर। पढ़ाए गए विषय की पुनरावृत्ति बार बार दोहराना करानी चाहिए ऐसे बालकों के लिए। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज शुड बी रिपीटेड। तो प्रोजेक्ट विधि भी अपनानी चाहिए ऐसे बालकों के लिए। हमें क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट विधि अपनाना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो आसानी से बच्चे समझ सके और उनका क्लास क्या हो, रोचक हो और प्रभावशाली हो। पढ़ाए गए विषय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, प्रोजेक्ट विधि को अपनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को मुख्य बिंदुओं को जान गए कि हमें क्लास को कैसे प्रभावी बनाना है विकलांग बच्चों के प्रति।
ठीक है, अब हम आते हैं कि शिक्षण विधियां है क्या क्या। तो पहला पॉइंट है कि कैसे विकलांग बच्चों की जो हम बताएं कि गति अशक्त, हाँ, लिखने, चलने, बोलने, है ना, दौड़ने, कैसे। तो पहला पॉइंट है इसका गति अशक्तता में शिक्षण। गति अशक्तता में शिक्षण। कक्षा में जिन छात्रों में चलने का दोष या गति संबंधी अशक्तता पाई जाती है, चलने की दोष और गति संबंधी अशक्तता पाई जाती है, उन छात्रों के प्रति हमें क्या करना है, शिक्षक को हमारा क्या कार्य है कि वैसे बालकों के प्रति हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है और उनको हमको प्रथम पंक्ति या प्रथम बेंच में बैठने का अवसर देनी चाहिए, ताकि इनको निकलने, चलने और, है ना, आपस में एक जगह से दूसरे जगह जाने में कठिनाइयां ना हो, जिससे कि उनसे खुला स्थान उन्हें प्राप्त हो सके और अपने गति संबंधी उपकरणों का उचित प्रकार से वे रख सके, जैसे बैसाखी, व्हील चेयर। तो जैसे इससे कि खुला स्थान, जैसे कि गति संबंधी उपकरणों से वे उचित प्रकार से रख सके। जैसे बच्चों के गति कौशल, तो गति कौशल में क्या क्या आते हैं, जैसे हस्त कौशल का विकास, मैनुअल स्किल क्या है, लिखने में, चलने में, ये लिखने में, खाने पीने में, किसी पेन को पकड़ने का प्रभाव, और दूसरा क्या है, पांव का कौशल, लेग स्किल। ये गति अशक्तता में ये दोनों का क्या है, रोल है। तो दौड़ने के कौशल और चढ़ने का कौशल और कूदने का कौशल और तैरने का कौशल। तो इन सब चीजों को प्रभावित करने के लिए हमें अध्यापक को ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम स्लोनर, एक शिक्षा शास्त्री का नाम है स्लोनर ने क्या कहा कि एक रोजगार परियोजना पद्धति शिक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। एक रोजगार परियोजना पद्धति ऐसे बालकों के लिए क्या आया, एक रोजगार परियोजना पद्धति शिक्षा प्रदान करने में सहायक है, जैसा कि धीमी गति से सीखने वालों की सुरक्षा आवश्यकता होती है। धीमी गति से सीखने वालों की सुरक्षा आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट क्या क्या बताएं, गति अशक्तता में शिक्षण, और दूसरा है दृष्टि क्षीणता में शिक्षण, और तीसरा क्या है, श्रवण क्षीणता में विकास, और चौथा क्या है, मानसिक मंदता, और फिफ्थ पॉइंट है अधिगम अशक्तता में शिक्षण। पहला अशक्तता में शिक्षण, दृष्टि क्षीणता में शिक्षण, श्रवण क्षीणता में विकास, मानसिक मंदता और अधिगम अशक्तता में शिक्षण। हम अब एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। दृष्टि क्षीणता में विकास, प्रायः देखते हैं दृष्टि क्षीणता में देखने का, तो जन्म के तुरंत बाद ही क्या होता है, प्रकाश की उत्तेजनाओं से आंखों को जैसे ही शिशु जब एक जन्म लेता है तो उसकी जो प्रकाश आंखों में पड़ती है, वो तो देखिएगा जल्दी वो तुरंत अपने पलकों को नहीं खोल पाता। तो उत्तेजनाओं से आंखों की उत्तेजित दृष्टि क्षमता का विकास होता है। परंतु जो ऐसे बालक हैं, दृष्टि बाधित बालक है, दृष्टि दोष जो बालक है, उन लोग के लिए रोशनी एक वरदान है। रोशनी एक वरदान है, चाहे वो प्राकृतिक रोशनी हो या बनावटी रोशनी हो। दृष्टि दोष बालकों को पूर्णतया अपनी दृष्टि दोष जो बालक है पूर्णतया अपनी ज्ञानेंद्रियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दृष्टि दोष बालक जो है, दृष्टि दोष बालकों को वस्तुओं की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई तथा गोलाई आदि को मापने में क्या होता है, ऐसे बालकों को असमर्थ का भी सामना करना पड़ता है। अंधता की स्थिति है ना, जो दृष्टि बाधित बालकों को कैसे पढ़ाना है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, दृष्टि बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जा सकता है, तथा स्पर्श के माध्यम से अधिकाधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। आंखों की दृष्टि को परीक्षण हम स्नेनल चार्ट के द्वारा किया जाता है। स्नेनल चार्ट के आप प्राय देखे होंगे आंखों के डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाके कि वो एक मिरर में बैठ के सामान्य व्यक्ति को भी पढ़वाते हैं, जो कि उल्टा दिखता है। कोई छोटे अक्षर से लिखे रहते हैं, कोई मोटे, ऐसी तरह क्रम शिन्यास के तरह वर्ड अल्फाबेट के लिखे रहते हैं, और उसे हमें पढ़ना पड़ता है। उससे हमें आंखों की दृष्टि कितनी बाधित है ये हमें पता चलता है। तो आंखों की दृष्टि का जो परीक्षण है वो हम कैसे करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्नेनल चार्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें फ्रांसीसी डॉक्टर हर्बर्ट स्नेनल ने क्या लिखा है
किस लिपि का प्रतिपादन उन्होंने क्या किया है? लुइस ब्रेली ने किया है 1829 में। किसने? लुइस ब्रेली ने किया है। उसी के नाम पे क्या पड़ा? ब्रेल लिपि। इन्होंने कब इसका प्रतिपादन किया है? 1829 में, जो कि ये एक फ्रांसीसी संगीतकार है। थर्ड क्या है? थर्ड में है श्रवण क्षीणता में विकास। श्रवण क्षीणता में विकास, तो यह एक छोटा सा वाक्य है। यह श्रवण क्षीणता में जो विकास है यह एक छोटा है, लेकिन क्या है? श्रवण में सुनने, सुनने की जो सुनने का जो विकास होता है बालकों का, उसमें क्या क्या हमें इसके लिए उपकरण साधन का उपयोग करना है। तो प्रायः हमें क्या देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह एक छोटा सवाल, लेकिन प्रायः क्या है? व्यक्ति और समाज के बीच इसका क्या है? अटूट संबंध है, और ये संबंध पूर्ण तरह से समाज में ही रहकर किया जाता है, क्योंकि यह एक क्या है? दूसरे की भाषा को, यह एक क्या है? समाज के अंतर्गत हमरा का क्या करते? एक दूसरे की भाषा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और समर्थ हो सकते हैं। तो वैसे ही व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। और अगर ऐसे विकलांग बालकों में अगर श्रवण क्षमता का विकास ना हो तो ये सामाजिक प्राणी कैसे बने? इसके लिए हमें इसको सामाजिक प्राणी बनाना, उसके लिए हमें विभिन्न उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे की कही बातों को समझ नहीं पाता, जो व्यक्ति दूसरे की कही हुई बातों को समझ नहीं पाता, उसे हम श्रवणवादिता बालक कहते हैं। कान मानव की एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। संसार की घटनाओं की जानकारी भी हम क्या करते हैं? विभिन्न जानकारी भी हमें सुनकर ही प्राप्त होती है। टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, तो हमें सुनकर ही प्राप्त होती है। और श्रवण दोष वाले छात्रों को हमें क्या करना है? दृश्य साधनों के माध्यम से। ऐसे बालकों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर ये कानों से नहीं सुन पाते तो हमें दृश्य साधन, इन्हें विभिन्न तरह के दृश्य दिखाए जाते हैं और उनके माध्यम से इन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, और उनमें उच्चारण के आधार पे तथ्यों को समझने में, उच्चारण के आधार पर तथ्यों को समझने में सहायता, योग्यता विकसित की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य प्रणाली। जिसे हम क्या बोलेंगे? वाक्य प्रणाली, स्पीच मेथड के द्वारा सरलता से हम इन्हें क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षित किया जा सकता है। आजकल ऐसे बालकों के लिए टेलीफोन, टाइपराइटर और कंप्यूटर यंत्र बनाया गया है। आजकल ऐसे बालकों के लिए क्या है? टेलीफोन जिसमें अलार्म की सुविधा हो, घंटी की सुविधा हो, टाइपराइटर और कंप्यूटर यंत्र बनाया गया है। ठीक है। इसी के अंतर्गत इसमें टेलीफोन पर वार्ता टाइम होकर क्या होता है? स्क्रीन में देखी जाती है, और टेप रिकॉर्डर में अध्यापक का व्याख्यान है वो बार बार उसको रिवाइंड मीन्स पुनरावृत्ति करके उसको बार बार सुन सके। और श्रवण बाधित बालकों को ऐसे टेप के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे अपने आप को समाज से अलग न समझ सके, ताकि सुविधा अनुसार, गति के अनुसार वो अपने पाठ को समझ सके। शैक्षिक पर्यटन की भी यहाँ पर व्यवस्था है ऐसे बालकों के लिए कि हमको क्या करें? विभिन्न समयों पर इन्हें विभिन्न जगहों पर हमें भ्रमण करवाना है। अजायब घर, ऐतिहासिक इमारतें के द्वारा शिक्षा देना है। प्रसिद्ध स्थान पर यह आकर्षित हो सके। श्रवण सहायक बत्ती, जिसे हम बोलते हैं हियरिंग, है ना, हियरिंग वेस्ट तथा ध्वनिक कान पोनिक ईयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ बालक क्या है? यह रोग अपने मीन्स अनुवंशिकता, माँ बाप से लेकर ही पैदा होते हैं। श्रवण और उसके माता पिता की कहानी इसके अंतर्गत क्या है? श्रवण कुमार, उनके माता पिता की कहानी एक अच्छा उदाहरण है जो आशावादी जीवन की प्रेरणा है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक मंदता, कि मेंटल रूप से वे कैसे कमजोर हैं, कैसे वे मंद बुद्धि के बालक हैं। हम इसको अब नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षण विधियां ऐसे बालकों के लिए हमें क्या करनी है। तो मंद बुद्धि बालक भी हमारे देश का क्या है? मानव संसाधन है, पूंजी है, और उनको शिक्षित करना हमारा क्या है? प्रजातांत्रिक सरकार
है ना, प्रजातांत्रिक सरकार का काम है, दायित्व है। तो इसके अंतर्गत एल्फ्रेड बिनेट, है ना, एल्फ्रेड बिनेट आप लोग नोट कर सकते, शिक्षा शास्त्री ने मानसिक आयु का प्रत्यय का प्रतिपादन किया कि मानसिक आयु से अभिप्राय क्या है, एक निश्चित, पहले देख ले कि मानसिक आयु से क्या है, इसका तात्पर्य कि एक निश्चित आयु स्तर के बच्चों का ज्ञान, एक निश्चित आयु स्तर पर बच्चे के ज्ञान से है। इसके अंतर्गत में शिक्षा शास्त्री इटार्ड सेगुइन ने क्या किया, सर्वप्रथम अध्ययन किया किस पर, मानसिक मंदता पर, मानसिक मंद वाले बच्चों पर कौन सबसे पहले के, इटार्ड एवं सेगुइन ने। और मानसिक मंदता से अभिप्राय मानसिक वृद्धि एवं विकास की, मानसिक वृद्धि एवं विकास की गति की न्यूनता से है। मानसिक वृद्धि एवं विकास की गति है ना न्यून हो गया है ना, उसके कारण मंद पड़ गया उसकी विकास की गति में, तो ये एक क्या है, मानसिक मंदता को सूचित करता है। और मानसिक मंदता वाले बच्चों की उपलब्धि साधारण बालकों की बुद्धिलब्धि से कम होती है। मंद बुद्धि बालकों में प्रवीणता, संवेगात्मक स्थिरता, बालकों में प्रवीणता, संवेगात्मक स्थिरता व सामाजिक परिपक्वता अर्जित करने में काफी कमी होती है। इस प्रकार के बालकों के लिए क्या होता है, विशेष पाठ्यक्रम तथा विशेष प्रशिक्षण द्वारा अध्यापकों की, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसी के अंतर्गत क्रो एंड क्रो, है ना, शिक्षा शास्त्री क्रो एंड क्रो, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, मानसिक मंदता बालक कहते हैं। फिर से, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उन्हें हम मानसिक मंदता बालक कहते हैं। ग्रासमैन ने क्या कहा कि इस बात का समर्थन और स्पष्ट किया, ग्रासमैन 1983 में, कि गहन रूप से मंद बुद्धि बालकों के लिए मानसिक अस्पताल व संस्थाएं उपयुक्त और सुरक्षित जगह है। गहन रूप से मंद बुद्धि बालकों के लिए मानसिक अस्पताल, मेंटल हॉस्पिटल व संस्थाएं उपयुक्त और सुरक्षित जगह है। मंद बुद्धि बालकों के लिए विकास के लिए 1965 में चंडीगढ़ में अखिल भारतीय मानसिक विकलांग समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। कहा, 1965 में चंडीगढ़ में अखिल भारतीय मानसिक विकलांग समिति का गठन किया गया और 8 दिसंबर 1974 को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, मानसिक विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसे बालकों के लिए हमें शैक्षिक सुविधाएं क्या क्या देनी चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इंडिविजुअल मीन्स अपने ऊपर व्यक्तिगत, इन लोगों को किसी के ऊपर नहीं रखना है, अपने ऊपर इन लोगों को क्या करना है, इंडिविजुअल रूप से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी के सहारे नहीं चलना है, कार्य करके सीखना है और लर्निंग बाय डूइंग, बार बार उस चीज को करना है, अभ्यास करना है। अधिगम तत्परता की आवश्यकता, नीड फॉर लर्निंग, कैसे इनकी जो आवश्यकता है सीखने की, है ना, तत्परता की, उसे हमें कैसे लाना है, इस तरह से हमें इनको विभिन्न शैक्षिक सुविधाएं देना है। कालांश की अवधि को भी कम करना है, पाठ्यक्रम का अनुकूलन का भी देखना है कि हम मंद बुद्धि बालकों का पाठ्यक्रम कैसे अनुकूलन करें, इनके अनुसार, इनकी बुद्धिलब्धि के अनुसार इनको हम वैसे धीरे धीरे मंद गति से इन्हें हम पाठ्यक्रम को लेकर चलेंगे। पुनरावृत्ति भी इन्हें बार बार करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम अशक्तता में शिक्षण। अधिगम, है ना, कि कैसे टीचिंग एंड लर्निंग, कैसे हम अशक्त बालकों को कैसे हम लर्न करें। सीखना क्या है हमारे लिए, व्यवहार में प्रायः सीखना, लर्निंग में हमारा सीखना ही उद्देश्य है। जन्म के समय से ही लेके मृत्यु तक बच्चे क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया करते हैं और समाजीकरण के द्वारा हमारा सीखने की प्रक्रिया चलती है। हमारा सीखा हुआ व्यवहार ही
क्या है, समाजीकरण है। तो अनेक अवसरों पर छात्रों में अधिगम अशक्तता की स्थिति पाई जाती। अनेक अवसरों पर छात्रों में अधिगम अशक्तता की स्थिति पाई जाती। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों की खोज करके कुशल शिक्षक द्वारा छात्रों को शैक्षिक विकास, कुशल शिक्षक ऐसे छात्रों के लिए कुशल शिक्षक द्वारा छात्रों का शैक्षिक विकास की मुख्य धारा से संबंध किया जा सकता है। कुशल शिक्षण द्वारा अधिगम असक्त के सभी दोषों को दूर किया जा सकता है। सामान्य रूप से इस प्रकार के बालकों के अवधान को केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। समान रूप से इस प्रकार के बालकों के लिए अवधान, किसी चीज को कैसे ध्यान केंद्रित करना है, रुकावट नहीं करना है, एक केंद्रित करने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और बालकों की स्मृति को अभ्यास के माध्यम से, बार बार अभ्यास के माध्यम से, तत्परता के माध्यम से हमें क्या करना है, परिपक्व बनाना है। और छात्रों को सदैव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता के अवसर प्रदान करने चाहिए और उनके परिवेशीय दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उनके जो परिवेश है, उनके जो वातावरण है, वैसे क्या करना चाहिए, उनको हमें वैसे वातावरण से क्या करना चाहिए, दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे क्या कर सके, ताकि वैसे बच्चों क्या कर सके, वैसे वातावरण से, दोषों से दूर रहकर इस सब चीज को जल्दी ग्रहण कर सके। जैसे समूह के साथ निम्न प्रकार की सहभागिता की स्थापना की जा सकती है। समूह के साथ निम्न प्रकार की सहभागी कैसे हो, उनकी स्थापना। समूह में क्या है, हमें ऐसे बालकों के साथ समूह में सुख दुख के बराबर की अनुभूति करनी चाहिए। सुख दुख का बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। उत्सवों में, त्योहारों में भाग लेकर के इन्हें क्या करना चाहिए, इनकी जो बुद्धि जो है, बुद्धि लब्धि जो है, जो कम आकी जाती है, इन्हें क्या करे, विभिन्न तरह के उत्सव त्योहारों में, रंगारंग कार्यक्रमों में, इन्हें विभिन्न तरह के कार्यक्रमों से इनमें हमको सम्मिलित करके इनके शिक्षण प्रविधि को क्या बनाना है, सरल बनाना है। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर इन्हें हमें सही मार्ग दिखाना और बच्चों को विभिन्न तरह के उपहार देकर प्रोत्साहित करना है, खिलौना देकर और गपशप इत्यादि करने में हमें इससे हिस्से दिलवाना चाहिए ऐसे बालकों को, ताकि ये अपने में क्या करे, हीन भावना से ग्रसित ना हो सके। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आए दिन इस तरह का आयोजन, देखिएगा ऐसे बच्चों को पढ़ाई से हटकर ये विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के प्रति क्या होती है, उनकी रुचि बढ़ती है। तो सभी प्रकार के छात्रों की, इस तरह के सभी प्रकार के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो। सभी प्रकार के, जितना हमने ऊपर अभी नोट किया, उस तरह के सभी छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कैसे संभव हो। पहला क्या है, सभी शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया को, सभी शिक्षकों को जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसे क्या करना चाहिए, रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कक्षा का प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि ले सके तथा अधिगम का जो स्तर है, जो सीखने का जो स्तर है, उसको क्या कर सके, उच्च बना सके। दूसरा क्या है, शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ध्यान रखना है। विशेष शिक्षकों को क्या करना है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों, ऐसे बालकों को क्या विशेष आवश्यकता है, वैसे बालकों को विशेष सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसकी अक्षमता, शिक्षण के मार्ग में अक्षमता, जो असक्षम जो बालक है, अक्षमता शिक्षण के मार्ग में कोई रुकावट न बन सके, बाधा न बन सके। शिक्षक को सदैव गतिविधि आधारित एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को सदैव गतिविधि आधारित एवं बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों को क्या हो सके, यह अनुभव हो सके कि छात्रों का भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे छात्रों को यह अनुभव हो सके कि छात्रों का भी क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। कभी प्राय देखिएगा
कि यहाँ पर क्या है कि शिक्षक के जैसे अभाव पाया जाता है। तो सामान्य जो बालक रहते हैं उसे क्या है, जो अधिगम बाधित बालक रहते हैं, वो जो सीखने में असमर्थ रहते हैं, उन जो सामान्य बालक रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को अलग से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में इनका सहयोग रहता है और उनका महत्वपूर्ण असर, वे उसके लिए जब जहाँ शिक्षक का अभाव रहेगा तो सामान्य बालक है उनको शिक्षा से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक द्वारा समाकलित परिस्थितियों में छात्रों के प्रति, ऐसे जो बालक है शिक्षक द्वारा समाकलित परिस्थितियों में छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। उनकी प्रत्येक त्रुटि के लिए उन्हें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उनकी प्रत्येक त्रुटि, जैसे अगर शिक्षा के माध्यम से इन्हें अगर कुछ कार्य करने में अगर त्रुटि पाई गई, कुछ निराकरण, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय बताना चाहिए। उन अवधान को रुकावट के लिए इसके पास हमें सरल सरल उपाय देने चाहिए, बल्कि इन्हें प्रताड़ित हमें नहीं करना चाहिए, जिससे शैक्षिक विकास में समाधान करने का प्रयास हो सके और बच्चे आगे बढ़ सके। यहाँ तक आप लोग समझ ही होंगे। अब इतना करते हुए मैं अपने क्लास को एंड करती हूँ। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा पर लेख लिखिए। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा पर लेख लिखिए। अगर यहाँ तक मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।